आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आप आए तो आसमान से गिरे और खजूर में लटक गए? नहीं, देखिए वैसे तो कांग्रेस कोई आसमान था नहीं, मुझे तो लगता है कि कब्र से निकले और जमीन पे आए। महात्मा गांधी तो चाहते ही नहीं थे कांग्रेस कंटिन्यू करे। महात्मा गांधी इसीलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक तो परिवारवाद उन्होंने कभी नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी का वो तो राम राज्य उन्हीं का सूत्र था। जाते जाते भी वो हे राम बोल गए। उनकी समाधि पर हे राम लिखा है और वो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नकार देती। अब तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए कोई होप नहीं बचा। माँ की विरासत संभाली रायबरेली में, वायनाड से भी जीते, अब प्रियंका जी वायनाड से, कैसे खत्म हो गया? माँ की विरासत बेटे को ही मिल सकती है ना। हाँ। बेटी को तो वायनाड ही भेज दिया। अपनी ही दादी माँ के विचारों के खिलाफ जाकर कहते हैं कि मैं तो पत्रकार को भी, अरे अनुराग जी आपकी जाति क्या है? ये राहुल गांधी को बिठाएंगे कारनामे में तो पहले बोलेंगे गाड़ी की जाति और आपकी जाति बताओ जरा। अच्छा, मोदी जी का 56 इंच का सीना है। आपने मोदी जी की टी शर्ट भी पहनी है। आपका माशाल्लाह हाथ भी 2.5 किलो से ज्यादा है। लेकिन बीजेपी की दुर्भाग्यवश राजनीति ही है हाथ को उखाड़ फेंकने की। ये डेडली कॉम्बो कैसे चल रहा है? देखो ऐसा है कि हाथ और छाती के बीच में कंधा है। हम कांग्रेस को कंधा देना चाहते हैं। अगर कोई मोहब्बत की दुकान चला रहा है, इससे बड़ा टैलेंट आपको क्या चाहिए? आजकल सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की दुकान की, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं। आपको दिक्कत क्या? आप कह रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं? वैसे तो मैं सिंगल आदमी हूँ, पर मोहब्बत किसी दुकान में मिले तो वो मोहब्बत पे सवाल हो गया। नहीं, मोहब्बत कौन सी देखिए बैंकॉक थोड़ी है कि मोहब्बत दुकान में मिलेगी। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात ना करें, नफरत के भाईजान है। अप्रोच तो बहुत सारी लड़कियां करती होंगी कि शहजाद आई लव यू या शहजाद। हाँ। अगर आगे जाकर अवसर मिला तो अडॉप्ट जरूर करूंगा। अच्छा। हाँ, पर अपना शादी वादी का तो अभी कुछ बच्चा अडॉप्ट करेंगे या वाइफ? मैंने कई बार, जब हम और आप डिबेट में होते हैं तो बाकी पार्टीज के पैनलिस्ट को कई बार आप पर ये कहते सुना है, और आप पर ही नहीं, बीजेपी में जितने भी मुस्लिम प्रवक्ता हैं उनको ये कहते सुना है कि यार तुम लोग कर लो, बीजेपी को जितना भी डिफेंड करना है, कुछ मिलने नहीं वाला। बीजेपी तुमको कुछ नहीं देगी, मोदी जी तुमको कुछ नहीं देगी। सबसे पहले तो बीजेपी किसको क्या दे रही है उससे पहले आपने मुसलमानों को क्या दिया? गरीबी, गुर्बत, दंगे, भड़काऊ नारे, इसके अलावा आपने क्या दिया? हर पैरामीटर में गुजरात का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से कई गुना अधिक आगे है। तो मुसलमानों को दिया किसने? और मुसलमानों को टोपी लिटरली एंड मेटाफोरिकली पहनाया किसने? मोदी जी ने बोला मैं तुम्हारी टोपी नहीं पहनूंगा, ना तुम्हें टोपी पहनाऊंगा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को साथ लेकर तो चलती है, प्रतिनिधित्व नहीं देती, न कैबिनेट में न सरकार में। नहीं देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नया नाटक या पैटर्न शुरू हुआ है, चलो मोदी से आपको बैर है तो मत करो मोदी को वोट, आपको बीजेपी से बैर है मत करो बीजेपी को वोट। आजकल तो कुछ लोग बोलते हैं मेरी गर्दन पे चाकू रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अच्छा, आप अपने परिवार में ये नहीं समझा पाए कि बीजेपी की विचारधारा के साथ आप इंटेक्ट हैं तो सही हैं, आप देश के मुसलमानों को ये कैसे समझाएंगे शहजाद भाई, मोदी सरकार के लिए बिखरा हुआ हिंदू ज्यादा नुकसानदायक है या एकजुट मुसलमान ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है? दोनों। नमस्कार दोस्तों, शहजाद पूनावाला को लोग आमतौर पर, ज्यादातर लोग इस रूप में जानते हैं कि भाई पहले उनकी आस्था कांग्रेस पार्टी के साथ थी और आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। इससे ज्यादा शहजाद पूनावाला को अगर कोई जानना भी चाहे तो वो जान नहीं पाया है, क्योंकि शहजाद भाई जो है वो बीजेपी का ही अब तक पक्ष रखते आए हैं। आज हमारे गेस्ट हैं शहजाद पूनावाला। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी के स्टूडियो में तो बहुत बार मुलाकात होती है, बहुत बार आज हम पहली बार। बिल्कुल, और आप वो अनुराग है जिसके साथ बैठने में मजा आता है। दूसरे अनुराग जो है उनका राग ज्यादा है। उनका भी कारनामा करना पड़ेगा। वो गाड़ी से अक्सर घूमते फिरते रहते हैं, गाड़ी में वो कुर्ता ग्रीन पहन के आते हैं। पर आपने कहा मेरी आस्था पहले कांग्रेस में थी और आज बीजेपी में। नहीं, मेरी आस्था हमेशा देश में थी। कुछ लोग परिवार को देश
मानते हैं, हाँ, हाँ, मैं हाँ। देश को परिवार मानता हूँ। वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात की और आपने जी। बहुत खतरनाक टी शर्ट पहनी हुई है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये टी शर्ट जो है अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक सूत्र दिया एकता का, हाँ, हाँ। जैसे ये स्वामी विवेकानंद जी का भी एकता का सूत्र है या हाँ। देश, और हमेशा से हम सीखते हैं। तो मैं अनिल बलूनी जी हमारे मीडिया के अध्यक्ष है, उनके घर पे इगास था, हाँ, हाँ, जो हाँ। उत्तराखंड के जी, पहाड़ जी, के लोग जी। सेलिब्रेट करते हैं, तो पीएम आए थे। हाँ। तो जाते वक्त उन्होंने टी शर्ट देख ली, अच्छा। तो बड़े मुस्कुराकर उन्होंने बोला कि अरे ये क्या है। तो हाँ। मैंने बोला सर आपने संदेश दिया, हमने टी शर्ट और दिल में उतारा, हाँ। हरियाणा वासियों की तरह। तो हाँ। उन्होंने बोला फिर सारे मीडिया वालों को भी दिखाओ, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। हमें राइट लेना वैसे, जी, जी। क्यों अच्छा। राइट से ही बीजेपी आती है। अच्छा, राइट से। बीजेपी राइट टर्न पे ही मिलेगी हमको। बीजेपी राइट टर्न पे मतलब मिलेगी। राइट मतलब दाहिने भी, और राइट मतलब सही भी। बिल्कुल सही। अच्छा, आज शहजाद भाई न केवल प्रोफेशनल आपके पक्ष से जुड़ी बातचीत होगी, बल्कि पर्सनल बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल। और आज कारनामा के दर्शक एक ऐसे शहजाद पूनावाला को जानेंगे जो उन्होंने आमतौर पर अब तक देखा नहीं है। आप अभी तक टीवी डिबेट्स में फाइट करते हुए नजर आए हैं। जी। इस फाइट के चक्कर में आपका बहुत कुछ बना भी है और बहुत कुछ बिगड़ा भी है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब आपने कहा आपकी आस्था हमेशा देश में थी, मैंने वो दौर भी देखा है, स्टार न्यूज वाला मुझे दौर बिल्कुल। याद है, जब आप आते थे, तहसीन भाई आते थे, तहसीन पूनावाला जो जी, आपके जी। भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई मेरे बड़े भाई हैं, लगते यंग है मुझसे, और मुझे लगता है कि विजडम टेक्स अ टोल ऑन यू। मेरे डिबेट में आते थे वो जिन्ना टोपी पहन कर, अच्छा, उन्होंने तिरंगा का ब्रोच भी दिया था। हाँ, तो वो मेरे पास अब तक है। नहीं, वो पहनते हैं उसको जी, हमेशा। जी, जी, वो पहनते हैं। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि तहसीन और शहजाद ये साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि यू आर मुस्लिम। बट पूनावाला क्या है? पूनावाला ये है कि ओरिजिनली हमारी जो सरनेम है, जैसे वो जमादार है। अच्छा। जमादार जैसे बहुत सारे लोगों का इंटरप्रिटेशन है, जमादार जो होते हैं वो जो टॉयलेट साफ करने वाले संप्रदाय या समुदाय होती है जी। तो हम लोग, वो हमारी सरनेम है। मेरे आज भी अंकल, बड़े पापा और जो उनके फैमिली के लोग हैं वो जमादारी लगाते हैं। मेरे फादर ने, क्योंकि उनके भी कम एज में उनके फादर की डेथ हो गई थी और फिर उन्होंने अपना अकेले बिजनेस शुरू किया था, तो उस समय जो भी उनकी स्थिति रही होगी, उन्होंने अपने आप से एक नाम पूनावाला अपने आप का ले लिया। अच्छा। क्योंकि वो मुझे लगता है उस समय की स्थितियों के लिए उनको ठीक लगा होगा। तो पूनावाला जो सरनेम है, जैसे हम आगा खानी मुस्लिम है, आगा खानीज में भी काफी कॉमन है ये वाला सरनेम, और बोराज में भी काफी कॉमन है, और पारसी में भी काफी कॉमन है। जैसे वो सीरम वाले जो है इंस्टीट्यूट, जो वैक्सीन जिन्होंने बनाया कोविशील्ड, साइरस सादर पूनावाला, वो पारसी है। पर उनकी भी पूनावाला, क्योंकि पारसियों में भी ऐसी सरनेम होती है, दारू वाला, पूनावाला, कराची वाला, सुपारी वाला, एक था सोडा बाटली ओपनर वाला। तो मैं उसको स्कूल में बोलता था, इतना प्रिसाइज स्पेसिफिकेशन है कि सोडा बाटली का ही ओपनर है आपके पास, अगर कोई और बॉटल हो तो नहीं है। तो ऐसे वो फिर हमको बोलते थे कि तुम पूनावाला हो। और फिर कुछ लोग मुझे आज भी पूछते हैं कि अच्छा शहजाद पूनावाला कहाँ से हो? भाई नाम में जियो लोकेशन है, जियो टैग्ड है, तो ये है। और फिर ये हमारे फादर ने सरनेम ली थी और फिर इसलिए हम लोगों का नाम पूनावाला बन गया। तो हम पारसी नहीं है, हम आगा खानी मुस्लिम है। आगा खानी जैसे होता है सबसेक्ट है शिया का। ठीक है। शिया सुन्नी दो सेक्ट होते हैं इस्लाम में। सुन्नी वो होते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ही मानते हैं, और उसके बाद जो है हम भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, शिया भी मानते हैं। पर शियाओं का ये सोचना है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बाद हजरत अली थे। अच्छा। उनके मतलब मुस्लिम और इस्लाम को आगे ले जाने के लिए वो हमारे रहनुमा थे। और फिर इमाम अली के बाद अलग अलग इमामों की संख्या के आधार पर शिया बंटते हैं अलग अलग। तो जैसे कोई 12 मानता है, हम लोग जो है हमारे 49th इमाम है। अच्छा। अभी भी जीवित है वो, और 49th इमाम है हिज हाइनेस आगा खान साहब, जो बहुत बेहतरीन दुनिया में काम करते हैं जी। कई सारे रेस्टोरेशन के काम भी दिल्ली में, जैसे सफदरजंग 2 में आएगा ना, तो उसको रिस्टोर करने का काम आगा खान कम्युनिटी ने किया है। अच्छा। और आगा खानियों में फिर ऑब्वियसली पसमानदा और जो सैयद होते हैं, वो एक क्लासिफिकेशन है, इट इज नॉट कास्ट। ठीक है। इस्लाम में वैसे टेक्निकली कोई कास्ट नहीं है, पर इस्लाम में क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने कन्वर्ट किया हिंदुइज्म से इस्लाम को, तो कास्ट के चक्कर में कन्वर्जन तो कर लिया, या तलवार की नोक पे किया, या थैली लेकर किया, चावल किया, पैसे की जो भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कास्ट उनका पीछा छोड़ा नहीं।
तो आज भी उनके पीछे वो कास्ट लगा हुआ है, या आज भी वो सामाजिक स्थितियां लगी हुई हैं। और इसलिए जब पीएम बोलते हैं ना कि आप हिंदू में तो देखते हैं एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के कि जाति जाति जाति, अरे इस्लाम में भी तो है। भारतीय इस्लाम की हकीकत है कि जातिगत भेदभाव होता है, हालांकि है नहीं इस्लाम में। और पसमानदा और जो अशरफ है, अशरफ वो है जो सैयद समाज के लोग जो अपने आप को एकदम हाई फाई मानते हैं, वो सोचते हैं कि हम मोहम्मद साहब के परिवार से ही है, और बाकी जो है ये कन्वर्टेड लोग जो है, ये जो 85% है, ये कुछ नहीं है। तो हम लोग उसी में आते हैं। तो ये है हमारे कम्युनिटी की बैकग्राउंड और बैकग्राउंड। मेरी कम्युनिटी बहुत प्रोग्रेसिव है जी। मैं वही कह रहा हूँ कि अब थोड़ा सा परिवार के अंदर घुसते हैं। आपने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, आपकी और तहसीन भाई की विचारधारा एकदम अलग है। आप लोग एक नहीं हो, सेफ हो। नहीं, ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि महाभारत का प्रसंग जो हुआ वो भी भाइयों के बीच में ही हुआ, बिल्कुल, है ना, पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। और महाभारत के भी प्रसंग में युधिष्ठिर ने बोला था, आप पांडव साइड से हो या कौरव साइड से हो? मुझे लगता है देश की जनता तय कर सकती है। देखिए, कौरवों में और पांडवों में अंतर ये था कि कौरवों के पास सब कुछ था, फिर भी प्राप्ति के लिए वो लड़ रहे थे, और पांडवों के पास जितना भी प्राप्त था उसमें पर्याप्ति के लिए वो थे। तो पर्याप्ति और प्राप्ति कि ये सब कुछ मेरा है, मैं ही हूँ, मेरा परिवार, मेरा अस्तित्व, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही देश हूँ, 1 इंच गांव भी मैं नहीं दूंगा पांडवों को। और दूसरी ओर वो है कि हम तो सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। कृष्ण जी ने तो कहा था ना कौरवों से कि 5 गांव दे दो। वो तो कृष्ण जी को ही दांत दिखाने लग गए। फिर कृष्ण जी ने विराट स्वरूप दिखाया अपना, और रश्मि रथी में लिखा गया है किस प्रकार का स्वरूप था। तो मेरा कहने का मकसद ये, पर फिर भी महाभारत में भी युधिष्ठिर का ये प्रसंग है, मैं पूरा श्लोक तो भूल रहा हूँ, पंचाधिक शतम वयम पंचाधिक शतम। तो तहसीन और मैं निश्चित रूप से एक दूसरे के सामने खड़े हैं विचारधारा को लेकर, पर जब बाहरी खतरा होगा तो हम 5 बनाम 100 ने, हम 105 है। परंतु ये दुख की बात है कि आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष इस भावना से काम नहीं कर रहे। जिस प्रकार से वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो नरसिम्हा राव जी ने बोला कि वाजपेयी जाओ भारत का केस लड़ो कश्मीर के लिए, और वो गए और लड़ते थे। और आज के तारीख में हमारे केस को कैसे वीक किया जाए, कनाडा से लेकर कश्मीर पर और बाकी जगहों पर 370 पर ये नेता प्रतिपक्ष करते। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये नहीं करना चाहिए। पर हाँ, परिवार में एकता का मतलब क्या है? एकता का मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं अपने परिवार की सारी गलत बातों को भी स्वीकारूं। अगर मेरा परिवार गलत है तो मेरे सिद्धांत, मेरे प्रिंसिपल मेरे परिवार के ऊपर, ये मेरी प्रिंसिपल के साथ मेरी एकता है। परिवार के साथ होना हो ये ज्यादा जरूरी नहीं है। वैसे तहसीन भाई से बात होती है, त्योहारों पर मुलाकात होती है, हम लोग की डिबेट स्टूडियो में बात होती है। एक बार एक आप ही की तरह एक बहुत ही भले पॉडकास्टर ने, सुशांत सिन्हा ने हम दोनों को साथ में बिठाया, और उसके अलावा देखते हैं वैसे अवसर मिलता है तो बात कर लेते हैं टीवी स्टूडियो में। वी टॉक एट ईच अदर, नॉट टू ईच अदर। पर जब से तहसीन का, अभी तहसीन और मोनिका हमारी भाभी है, उनको एक बेबी बॉय हुआ है जुर्वान, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि वो मेरे बेटे की तरह ही है। हाँ, मैं चाचा हूँ। और किसी को अवसर मिलेगा बोलने मेरा चाचा कौन है, जानता है क्या? तो तो बस उसके संदर्भ में तो बातें होती रहती है मेरी माँ से। मेरी माँ यूनाइटेड नेशंस है, तो वो दोनों पीस ट्रीटी कराने की कोशिश करती हैं। पर जैसे यूनाइटेड नेशन सफल नहीं होता वैसे मेरी माँ भी सफल नहीं होती। मेरी माँ उनके साथ रहती है। अच्छा, तहसीन भाई के साथ? मेरी माँ उनके साथ रहती है। मेरी माँ के अभी पता नहीं कितने डॉगी आ गए, बहुत सारे डॉगी आ गए, तो हमारी तो गिनती बंद हो गई। अच्छा, अब अगर बात करूं मैं पॉलिटिकल उसकी, तो आपने कहा देश आपके लिए सर्वोपरि है, लेकिन ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि आपकी आस्था पहले कांग्रेस के साथ थी, उसके बाद आप कांग्रेस की वंशवाद की राजनीति का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी में है, ठीक है। आपको तहसीन भाई बीइंग अ मुस्लिम कभी ये नहीं लगता कि आसमान से, सॉरी शहजाद भाई, इतनी बात होगी ना तहसीन भाई शहजाद भाई की, देखिए मेरी नजर में आप दोनों भाई एक हैं, इसीलिए कभी कभी तहसीन निकल जाए तो उसको आपत्ति मत कीजिएगा, मैं ध्यान रखूंगा। तो शहजाद भाई, आपको कभी कभी ये नहीं लगता कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आप आए तो आसमान से गिरे और खजूर में लटक गए? नहीं, देखिए वैसे तो कांग्रेस कोई आसमान था नहीं। मुझे तो लगता है कि कब्र से निकले और जमीन पे आए। अच्छा, हाँ, आगे ये कहना ज्यादा बेहतर होगा। भाई 60 साल उस पार्टी ने देश में राज किया है, आप कह रहे हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देश पर राज किया। उन्होंने देश को जिस प्रकार से, जिस गति से, जिस दिशा में ले जाना चाहिए था, वो ले जाने का काम उन्होंने ईमानदारी से शायद नहीं किया। जी। दूसरी बात देखिए, मैंने क्यों कांग्रेस छोड़ी,
आपको पता है एक्चुअली हम लोग तो अभी जा रहे हैं, मैं रोज इस रास्ते पे, अनुराग जी आपके साथ आज गाड़ी में बैठने का अवसर मिला है। मैं जब यहाँ पे आता था 15 साल पहले, तो मैं ग्रीन पार्क अर्जुन नगर रहता था। अभी तो आपने मुझे साउथ से पिकअप किया जी। अर्जुन नगर में मैं पीजी का कमरा लेता था महीने में, 6 महीने अपनी पॉकेट मनी बचा के, 1 महीना पॉकेट मनी जमा की हुई होती ना, वो पॉकेट मनी बचा के 1 महीना पीजी का कमरा लेता था। यहाँ से बस से चलता था, ब्लू लाइन की बसेस होती थी उस समय पे, ये अभी तो बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल बसेस आई है। ब्लू लाइन की बसेस से चलते थे, जाते थे, तब टॉम वड़क्कन भी थे कांग्रेस में। तो ये सब सैक्रिफाइस क्यों किया मैंने? ये इसलिए किया क्योंकि हमको इतिहास में पढ़ाया गया कि कांग्रेस आजादी के लिए उसने बहुत कुछ किया है। हमारी भी जानकारी कम थी, उस समय इंटरनेट इतना नहीं था, इंटरनेट बहुत महंगा था, अब तो सस्ता हो गया है। तो हमें जितनी जानकारी टेक्स्ट बुक से मिली, हमको लगता था कांग्रेस ने देश के लिए इतना कुछ किया है और कोई तो है ही नहीं करने वाला, ना अम्बेडकर जी है, ना पटेल है, ना भगवान बिरसा मुंडा है, केवल कांग्रेस ने किया है जी। और इस बहकावे में हमको लगा कि चलो कांग्रेस में हम कंट्रीब्यूट करें, और कांग्रेस को कंट्रीब्यूट करने के लिए भी हम गए। पर मेरी एक बेसिक मांग ये थी कि मेरिट पे होना चाहिए। देखिए, मेरे फादर की डेथ हो गई व्हेन आई वाज ओनली 5-6 इयर्स ओल्ड। हम लोग कुछ प्लेटर पे नहीं मिली। हाँ, आपकी भी जी। हमें कोई चीज प्लेटर पे नहीं मिली, और आपकी भी मैंने स्टोरी देखी है आपके ब्लॉग्स के माध्यम से जी। तो आपने जिस प्रकार से शुरुआत की और आप जो इवेंट्स पे जाते थे, एमसी करते थे, तो आपको किसी ने बुला के, हमारे कुछ चैनल्स में होते थे बड़े बाप के बेटे पत्रकार बन जाते थे। आपको तो खुद को पर्सनली एक्सपीरियंस होगा, आपने बहुत सारा देखा। हमें कुछ प्लेटर पे नहीं मिला, हमें मेरिट के हिसाब से मिला, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, तहसीन को भी। तो मेरा तो ये हमेशा रहता है कि मेरिट शुड प्ले द प्रीसिडेंस, नॉट सरनेम, परफॉर्मेंस नॉट परिवार। राहुल जी आए राजनीति में 2004, जनरल सेक्रेटरी बने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के। उन्होंने हमें तब वादा किया था, राहुल की गारंटी दी थी कि हम इसको बदलेंगे। मोदी से पहले राहुल की गारंटी आ चुकी थी। वो देते थे हमें कि हम इसको बदलेंगे और ऐसा करेंगे कि आप जैसे लोग जो है राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला चलो। और हम ये, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं भी जानता हूँ कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, पूरे देश पे उसका राज था। उसको बदलने में ऐसा तो नहीं ओवरनाइट बदल दो, कोई भी नहीं बदल सकता ऐसे। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए भाई साहब। मतलब आप मानते थे जिस पार्टी ने इतने सालों देश पर राज किया, उसे बदलने की जरूरत थी? बहुत, क्योंकि महात्मा गांधी जी की कांग्रेस से होते होते जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस बनी, तो बहुत चीजों को उसने अपने मूल में जो थे वो छोड़ दी। जैसे महात्मा गांधी तो चाहते ही नहीं थे कांग्रेस कंटिन्यू। महात्मा गांधी इसीलिए नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक तो परिवारवाद उन्होंने कभी नहीं बढ़ाया। दूसरी बात, महात्मा गांधी जी का वो तो राम राज्य उन्हीं का सूत्र था। जाते जाते भी वो हे राम बोल गए, उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। और वो पार्टी राम के अस्तित्व को ही नकार दे, वो पार्टी कहे कि राम मंदिर में जो है नाच गाना हो रहा है, वो पार्टी जो है लगातार जिस प्रकार की राजनीति करती है, जिसमें शुद्ध तुष्टिकरण की राजनीति, जिसके आज भी हम प्रमाण देख रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, उलेमा बोर्ड से लेकर आपके एएमपीएलबी की जो अपील जारी है, फतवे जारी हो रहे हैं, वोट जिहाद को ओपनली कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो महात्मा गांधी की कांग्रेस से होते होते राहुल गांधी की कांग्रेस जब बन गई थी, और इसका पतन जो है इंदिरा जी के समय से शुरू हो गया था जी। और उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी। कांग्रेस में ना कोई बड़े नेता रीजनल बड़े बचे थे जिस प्रकार से होते थे एक समय पर। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, सब उसमें जो है दीमक लग गई थी, और इस दीमक का क्लियरेंस कराना जरूरी था। और राहुल जी ने हमें यह वादा किया था कि हम क्लियर कराएंगे इसको, ठीक है, पर वो उल्टी दिशा में चलेगा। और अब तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए कोई होप नहीं बचा। अच्छा, क्योंकि कम से कम खराब से खराब जब पतन हुआ, वायनाड से भी जीत गए, यूपी से की सीट भी जीत गए। जीतने के लिए तो साहब ऐसा है कि अमृतपाल सिंह के वो कौन है, वो अमृतपाल सिंह ही जीता है जी चुनाव। जीतने के लिए राशिद अंदिजी ने जो जीता है। जीतने के लिए तो रवनीत बिट्टू जी हार गए। बट माँ की विरासत संभाली रायबरेली में, वायनाड से भी जीते, अब प्रियंका जी वायनाड से, कैसे खत्म हो गया? माँ की विरासत बेटे को ही मिल सकती है ना। बेटी को तो वायनाड ही भेज दिया। मतलब ये नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि इतना अपने आप को प्रोग्रेसिव बताने वाले वो लोग राहुल गांधी को वायनाड रहने देते, बेटी को दे देते ना। परिवार की विरासत क्यों नहीं दी? एनीवे, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वर्स्ट से वर्स्ट डेज में भी अनुराग भाई, इंदिरा जी ने एक चीज नहीं छोड़ी थी जो मैं उनको मानता हूं, उन्होंने राष्ट्रहित नहीं छोड़ा था। और राष्ट्रहित क्या है, मेरे पास उनका वीडियो भी है कि जातियों में नहीं बंटना है। दूसरा, सावरकर जी जैसे लोगों की महानता को उन्होंने स्वीकारा। तीसरा, खालिस्तानियों के खिलाफ वो लड़ी, उनकी तो जान चली गई उसमें। पर
आज जब खालिस्तानी एक निज्जर मारा गया, वो कैसे मारा गया, क्या मारा गया पता नहीं। आजकल जो है आतंकवादी अपने देश में सुरक्षित नहीं है, मोदी मैजिक है। एनीवे, तो वो मारा गया, तो आपको तो समर्थन में रहना चाहिए। आप ट्रूडो की सरकार के साथ खड़े हो गए और कहते कि भारत की सरकार का भरोसा नहीं है। आप जो है इल्हान ओमर के साथ खड़े हो गए, जो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को जाएगा। आप सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़े करते हैं, और आप जो है अपनी ही दादी माँ के विचारों के खिलाफ जाकर कहते हैं कि मैं तो पत्रकार को भी, अरे अनुराग जी आपकी जाति क्या है? ये राहुल गांधी को बिठाएंगे कारनामे में, तो पहले बोलेंगे गाड़ी की जाति और आपकी जाति बताओ जरा, फिर आप बोलेंगे गाड़ी की जाति तो नहीं पता, मेरी जाति। बैठेंगे वो भी कारनामा में, एक दिन वो भी बैठेंगे। तो ये है कारनामा में। तहसीन भाई को भी बिठाऊंगा किसी। तहसीन को तो बिठा दो, राहुल जी का कारनामा कम कारोबार ज्यादा चलता है। कारोबार नहीं रुकना चाहिए। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाह रहा था, तहसीन भाई कहाँ है? अब तो नजर भी नहीं आते। पहले तो नहीं, बहुत नजर में आते हैं, वो तो मेरी नजर में हमेशा रहते डिबेट में। आपके मेरे सामने हमेशा यही हो जाता है कि अच्छा, वो क्या है, तहसीन वर्सेस शहजाद। चैनल्स को बड़ा पसंद आता है ये फॉर्मेट। तो वो लगाते रहते हैं कि जब उनको मेरा टाइम मिल जाता। मेरा टाइम तो वैसे पार्टी देती है, क्योंकि पार्टी हमें नियुक्त करती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है डिबेट में। तो मेरा जैसे टाइम मिल जाता है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि तहसीन तो अपने स्वतंत्र है ना, तो तहसीन को फिर कर लेते हैं डिबेट के लिए। अच्छा। तो उनको लगता है कि बाकी कोई पैनलिस्ट अच्छे हो ना हो, ये दोनों है, ये दोनों लड़ते रहेंगे, हमारे जो है एक पूनावाला की इस साइड की ऑडियंस, वो दूसरे पूनावाला की उस साइड की ऑडियंस, उतनी ऑडियंस तो आ जाएगी टीवी पे देखने। तो मतलब आप दुनिया दिखाने के लिए नहीं लड़ते, विचारधारा की सचमुच की लड़ाई है। अब देखिए, जो लोग जानते हैं वो, जैसे जी में हम लोगों ने एक शो साथ में किया था, भाई वर्सेस भाई। और सुधीर चौधरी जी और बाकी हमारे मित्र जनों ने ये किया था, उसको प्लान किया था। सिद्धिनाथ, आपको शायद याद होंगे। उनको पता है, मेरी फुटेज भी होंगी, हमारी गाली गलौज कितनी हुई है। कभी जी रिलीज कर दे तो हमारे लिए प्रॉब्लम। हम बहुत झगड़ा करते थे, और आज भी मतलब देखिए विचारों पे तो हम झगड़ा करते हैं, इस रोड से लेना। जी। तो देखिए हम भी शाहजहां रोड पे जा रहे हैं। मुझे नक्श लालपुरी का शेर याद आता है आप लोगों की रिलेशन को देखकर कि रिश्तों में दरार आई, बेटे न रहे बेटे, भाई न रहे भाई, रिश्तों में दरार है। राजनीति को इसका श्रेय जाता है जो आपकी रिश्तों में। पर देखिए ऐसा है कि तहसीन और शहजाद पूनावाला के रिश्तों पे चर्चा होती है, पर मेरे हिसाब से तो ये बहुत आम चीज है भारत में। आप देखिए ना, जैसे अभी अजीत पवार जी और शरद पवार जी का चल रहा है, वो भी तो चाचा भतीजा है। और चाचा तो सगे भाई हैं। नहीं, सगे भाइयों में भी बहुत है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, तथागता रॉय और सौगत रॉय, प्रोफेसर सौगत रॉय है ना टीएमसी के सांसद, वो और तथागता रॉय सगे भाई। अब मेरे मन से ऑलरेडी स्लिप कर रहा है, पर बहुत सारे ऐसे भाई छोड़ो, मैं आपको शरद पवार जी का बताता हूँ। बिफोर अजीत पवार जी, शरद पवार जी की खुद की माता जी कृषक पार्टी में थी, सोशलिस्ट, और शरद पवार जी खुद कांग्रेस। माँ बेटे का हो गया तो भाई वर्सेस भाई में क्या है। माँ वर्सेस बेटा भी हुआ है, पर उनका मतलब रिलेशन वैसे वो नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मदर से कौन ही रिश्ता अपना ये कर सकता है, पर ऐसे होता है। ये कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मोदी जी का 56 इंच का सीना है, आपने मोदी जी की टी शर्ट भी पहनी हुई है। आपका माशाल्लाह हाथ भी 2.5 किलो से ज्यादा है। मतलब 56 इंच के सीने के साथ अगर ये 2.5 किलो से ज्यादा का हाथ जुड़ जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन बीजेपी की दुर्भाग्यवश राजनीति ही है हाथ को उखाड़ फेंकने की। ये डेडली कॉम्बो कैसे चल रहा है? देखो ऐसा है कि हाथ और छाती के बीच में कंधा है। हम कांग्रेस को कंधा देना चाहते हैं। नहीं, कांग्रेस को उखाड़ने की मतलब क्या है? देखिए, कांग्रेस उखाड़ी नहीं जा सकती। कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस जो राजनीति में बीमारियां लेकर आई है, कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं। कांग्रेस में मेरे कई सारे अच्छे मित्र भी हैं, और कई सारे कांग्रेस के लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं आगे जाके, ऐसे भी होता है। और कांग्रेस को लोग वोट भी करते थे, आज वही वोटर हमें वोट कर रहे हैं। तो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल किया गया और उसमें जो कुरीतियां आई, उससे हमें लड़ाई लड़नी है। जब कांग्रेस मुक्त भारत बोला, कौन लाया ये कुरीतियां कांग्रेस में? कांग्रेस, देखिए क्या हुआ कि पहले कांग्रेस पार्टी थी, पार्टी से जो शुरू हुई वो पार्टी से बन गई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा। और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी, इसका मतलब कि पार्टी हित और देश हित पीछे हो गया। केवल एक परिवार के सस्टेनेंस के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उसमें फिर तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, नेपोटिज्म और अच्छे लोगों को साइड करना, ताकि
चैलेंज ना आ सके हमारे बच्चों को। जैसे किसी में टैलेंट नहीं है पर वो हाँ। आपका बेटा है इसलिए वो प्रधानमंत्री बने, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छे लोग हैं उसको आपको किनारा करना है। हाँ। तो कांग्रेस में जो कुरीतियां थी वो मोदी जी और अमित शाह जी के आने से पहले ही आइडेंटिफाई अगर हो गई कोई थी ना। मोहब्बत की दुकान चला रहा है, इससे बड़ा टैलेंट आपको क्या चाहिए? मोहब्बत- आजकल सबसे ज्यादा जरूरत मोहब्बत की दुकान की है, और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं। आपको दिक्कत क्या? आप कह रहे हैं वो टैलेंटेड नहीं है? वैसे तो मैं सिंगल आदमी हूँ पर मोहब्बत किसी दुकान में मिले तो वो मोहब्बत पे सवाल शायराना हो गया। नहीं, मोहब्बत कौन सी देखिए बैंकॉक थोड़ी है कि मोहब्बत दुकान में मिलेगी। अब देखिए बैंकॉक में आप क्यों हंसे, एक बार हमारी डिबेट हो रही थी आलोक बड़ा वायरल हुआ वो क्लिप। बहुत वायरल हुआ कि मैंने बोला कि ये बैंकॉक में होता है मोहब्बत की दुकान। हाँ। तो वो बैंकॉक पे इतना तमतमा गए। हाँ। और हमने राहुल गांधी पूछा कि भाई ऐसा बैंकॉक में क्या होता है जो आपको आपत्ति और हुई? हमने राहुल गांधी का नाम ही नहीं लिया हाँ, था। हाँ। फिर वो भड़कते रहे फिर आपने उनसे पूछा बैंकॉक से क्या बहुत भड़क गए। पर एनीवे देखो, मोहब्बत की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान एक डॉग विसल है, एक वो कॉल साइन है कि हम अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को मोहब्बत की दुकान के नाम पे मार्केट करें। भाई सनातन समाप्त करना मोहब्बत की दुकान है जी। हिंदू देवता भगवान नहीं होते, ये मोहब्बत की दुकान है। या ये वोट जिहाद मोहब्बत की दुकान है। या सनातन बीमारी है, एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, ये मोहब्बत की दुकान है। या कांग्रेस के एक नेता ने बोला, डीके शिव कुमार के भाई ने, कि सुनो हम लोग जो है नॉर्थ को साउथ से अलग कर देंगे। या डीएमके के जो नेता हिंदी भाषी लोगों के लिए जो बोलते हैं कि टॉयलेट साफ करने वाले, ये मोहब्बत की दुकान। तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात ना करें, नफरत के भाईजान है। अच्छा, नफरत के भाईजान है, तुष्टिकरण के कदरदान है, वोट बैंक की इनकी पूरी दुकान है। अरे वाह, पूरा शेर बना दिया। हाँ। आप शायराना अंदाज में हैं आज, बहुत मूड शायराना में हैं। तो हमेशा मूड में ही रहता है। शहजाद भाई, आपने कहा कि आप सिंगल हैं, जी, तो सिंगल एंड नॉट रेडी टू मिंगल। तो कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं है? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं। नॉट रेडी टू मिंगल का वही मतलब हुआ? नॉट रेडी टू मिंगल का वही मतलब हुआ कि बहुत ही कमिटेड है, सख्त लौंडा है। सख्त लौंडा है। सख्त लौंडा इस लिहाज से कि हम कमिटेड तो है, हाँ। पर अपने काम के प्रति और जो देश के लिए करना है उसके प्रति, हाँ। और मतलब एकदम कमिटेड इन अ वेरी, नॉट अ राइट वर्ड टू यूज, पर वो बोलते कट्टर ईमान। कट्टर ईमानदार मत कहिए भाई। कट्टर कमिटेड है, कट्टर कमिटेड मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो योगी जी मोदी जी की राह पर चल पड़े हैं शहजाद पूनावाला। देखिए, योगी जी मोदी जी तो बहुत बड़े हैं, एक तो महंत है, और मोदी जी ने तो देश के लिए मतलब क्या किया। हाँ, तो सब कुछ किया। तो मैं उनकी तुलना तो नहीं मेरी से हो सकती, पर यह है कि मैं बचपन से ही मुझे पूरा यकीन था कि देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ करना है तो उसके लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। तो वो तो मिंगल होके भी किया जा सकता है। नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, मैं तो सोचता हूँ कि जैसे मेरी अभी लाइफस्टाइल है, मैं 6 बजे उठ जाता हूँ और रात को 11-12 बजे तक इसी में लगा रहता हूँ। कभी एक आध दिन महीने में या 2-3 महीने में एक आध बार कहीं डिनर पे जाने का अवसर मिला तो बड़ी बात है। पर वैसे तो मैं इसी में लगा रहता हूँ 24 घंटा 7 दिन, संडे को भी इंक्लूड करके। डिबेट का भी जो है, मैं आपके कई बार, आप तो संडे नहीं करते, आप लोग छुट्टी ले लेते हो, आपके जो स्टैंड बाय में करते हैं संडे को, उनके साथ जाके डिबेट करता हूँ। पूछे सबके साथ किया है। तो मैं कभी नहीं इसमें विश्राम नहीं, काम ही काम करना है और लगे रहना है। अप्रोच तो बहुत सारी लड़कियां करती होंगी कि शहजाद आई लव यू, या शहजाद नहीं, कॉफी डिनर डेट के लिए ऐसा है कि देखिए, मैं अभी ये मत कहिए, देखिए आते तो होंगे। नहीं, ऐसा है कि अभी जो है, अभी मैं तो टीनेजर, प्रपोजल्स आते तो होंगे। प्रपोजल का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि अब हम टीनेजर रहे नहीं। टीनेज में तो चलो प्रपोजल आते थे। अब जैसे जो मान लो कि कोई अगर इंटरेस्टेड भी हो हम में, या ऑब्वियसली आई एम अ बॉय, तो ऑब्वियसली आई मे फाइंड समबडी, मतलब कह सकते हैं कि आई मे फाइंड दैट पर्सन अट्रैक्टिव। पर इसमें ये है कि कंपैटिबिलिटी एक बहुत बड़ा ये रहता है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कोई भी रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप, वेडिंग हो, मैरिज हो, सर्टिफिकेट हो, उससे ज्यादा जरूरी होता है कंपैटिबिलिटी हो। पर वो कंपैटिबिलिटी के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, एनर्जी ये करनी पड़ती है। और जब वो करने की स्थिति में ही नहीं है हम, तो उस राह पर ही मत चलो जहां तक आप आखिरी तक जा नहीं सकते। तो मैं कह सकता हूँ कि मैं उस दिशा में जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मान लीजिए अब मैं 36-37 इयर्स का हूँ, तो कोई मेरे एज की भी होंगी, तो उनके अगर मान लो कि मैरिज के लिए या उनका कुछ सोचना होगा, अगर मैं उसको कमिट ही नहीं कर सकता या मैं उस दिशा में जाना नहीं चाहता, तो मैं खामखा किसी को लीड ऑन करना या किसी का टाइम वेस्ट करना या किसी को एक गलत उसको मतलब एक वो देना होप,
ये पाप मैं नहीं कर सकता। फुल टाइम पॉलिटिक्स करनी है। हाँ, फुल टाइम पॉलिटिक्स तो नहीं, पॉलिटिक्स तो एक हिस्सा है इसका। फुल टाइम सार्वजनिक जीवन में अपने को योगदान देना है। पॉलिटिक्स में कल पता नहीं कौन से स्वरूप में करना पड़े, संगठन में कहीं और तो कहीं और, पर देश और समाज के लिए कुछ करना है। देखिए मेरे जैसा अवसर सबको नहीं मिलता। मुझे जो अवसर मिला है, देखो हालांकि मेरी बचपन में बहुत चैलेंजेस थी, पर उसके बाद मेरी एजुकेशन अच्छी हुई, मेरे परिवार के इतने अच्छे लोग हैं, मेरे फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक रही फिर उसके बाद, तो मुझे मतलब भगवान ने, अल्लाह ने बोला है कि तुम्हें मैंने इतना कुछ दिया है और तुम केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ोगे तो ये गलत होगा। तो मुझे लगता है कि मुझे चिंता करनी है कि मेरे जैसी स्थिति में या मेरे से खराब स्थिति में जो लोग हैं उनके प्रति मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है, तो मुझे बड़ा गिल्टी होता है। अगर आगे जाकर अवसर मिला तो अडॉप्ट जरूर करूंगा। अच्छा। हाँ, पर अपना शादी वादी का तो अभी कुछ बच्चा अडॉप्ट करेंगे या वाइफ? देखे ऐसा है कि नहीं, मैं समझ गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं जो दूसरों की वाइफ है और वो उन्हीं को मुबारक हो। अरे वाइफ अडॉप्ट्स यू, यू डोंट अडॉप्ट द वाइफ। तो वाइफ ने उनको अडॉप्ट किया हुआ है, तो मैं कहाँ किसी को अडॉप्ट करूँ। चलिए शहजादा, पर्सनल से फिर प्रोफेशनल की तरफ आते हैं। मैंने कई बार, जब हम और आप डिबेट में होते हैं, तो बाकी पार्टीज के पैनलिस्ट को कई बार आप पर ये कहते सुना है, और आप पर ही नहीं, बीजेपी में जितने भी मुस्लिम प्रवक्ता हैं, उनको ये कहते सुना है कि यार तुम लोग कर लो, बीजेपी को जितना भी डिफेंड करना है, कुछ मिलने नहीं वाला, बीजेपी तुमको कुछ नहीं देगी, मोदी जी तुमको कुछ नहीं देंगे, लगे रहो, जिंदगी भर लगे रहो, कब तभी कुछ नहीं मिलेगा। कैसा लगता है ये सुनना? हंसी आती है, क्योंकि कांग्रेस या कांग्रेस की जो ये आइडियोलॉजिकली जो इनके कजिन्स है, कॉलोनियल कजिन्स, जब ये लोग ये बात करते हैं, सबसे पहले तो बीजेपी किसको क्या दे रही है उससे पहले आपने मुसलमानों को क्या दिया? गरीबी, गुर्बत, दंगे, भड़काऊ नारे, इसके अलावा आपने क्या दिया? मैं पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं बड़े हमनवा है, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी के कितने अध्यक्ष मुस्लिम बने? लालू जी की पार्टी के कितने अध्यक्ष मुस्लिम बने? स्टालिन जी की पार्टी के कितने अध्यक्ष मुस्लिम बने? अभी कांग्रेस पार्टी के पिछले 50 वर्षों में कितने अध्यक्ष मुस्लिम बने? हाँ, वायनाड में चुनाव लड़ना किसको भेजा? अनुराग जी, प्रियंका जी। जितनी आबादी उतना हक, ये सब बोल रहे थे, तो वहां से किसी जमाते इस्लामी या जो उनका कार्यकर्ता उसी को लड़ा लेते। तो अध्यक्ष, अच्छा इन्होंने एक और चीज की, मांगा मुसलमान, दिया सलमान खुर्शीद ही दिया ना। मुसलमान के नाम पे दिया क्या इन लोगों ने? तो ये तो बात ना करे। दूसरी बात मैं आपको आंकड़ों से बताता हूँ। भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेली, दिल्ली, जलगांव, अहमदाबाद, ये मुजफ्फरनगर, ये सबसे बड़े मुस्लिम विरोधी दंगे जो है किसके जमाने में हुए? किसी को सजा मिली क्या? और बंगाल और गुजरात देख लो आप। बंगाल में नो बीजेपी एवर, सिर्फ सेकुलर गवर्नमेंट्स। और गुजरात में बीजेपी कितने वर्षों से? आप 4 पैरामीटर उठा लो, फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इंक्लूड्स बैंक अकाउंट्स कितने किसके पास, हेल्थ पैरामीटर्स उठा लो, पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब उठा लो, एजुकेशन उठा लो। हर पैरामीटर में गुजरात का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से कई गुना अधिक आगे है। तो मुसलमानों को दिया किसने? और मुसलमानों को टोपी लिटरली एंड मेटाफोरिकली पहनाया किसने? ये टोपी यूसीसी ये सब में ही फंसा कर रख दिया मुसलमानों को, और बोला कि देखो आरएसएस आ रही है, हम बचाएंगे, आप गरीबी में रहो। अच्छा। आप झोपड़े में रहो, बिना नल के रहो, बिना शौचालय के रहो, बिना एजुकेशन के रहो। मोदी जी ने बोला मैं तुम्हारी टोपी नहीं पहनूंगा, ना तुम्हें टोपी पहनाऊंगा, तुम्हें शिल्पा और सुल्ताना हो टॉयलेट मिलेगा, तुम अनुराग हो या अमजद हो तुमको राशन मिलेगा, तुम्हें पक्का आवास मिलेगा, तुम्हें बैंक अकाउंट खोल के देंगे, तुम्हें जो भी योजनाएं हैं उससे जोड़ेंगे। और अगर क्यूमुलेटिवली आप सारी योजना जोड़ दो, 80 करोड़ आपके जैसे राशन के हो गए, 50 करोड़ आयुष्मान हो गए, 50 करोड़ बैंक अकाउंट हो गए, 12 करोड़ टॉयलेट, 12 करोड़ नल से जल। एक उदाहरण अनुराग जी, एक उदाहरण कि मोहम्मद को नहीं मिला, मोहित को मिला, एक वन सिंगल। उसकी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। अध्यक्ष की बात आपने की, मैं अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को साथ लेकर तो चलती है, प्रतिनिधित्व नहीं देती, न कैबिनेट में न सरकार में। तो क्या ये बात सही नहीं है? आप इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे कि बीजेपी किसी को मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाती,
मुख्यमंत्री नहीं बनाती। मंत्री तो काफी नॉर्मल कॉमन चीज है, बहुत सारे मंत्री बनते हैं। हाँ। देश की कैबिनेट में वैसे 60 से अधिक मंत्री बन सकते हैं, स्टेट में बहुत सारे। सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पता है कौन सी होती है देश में फ्रॉम एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू? इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जी। उसके हाथ में जो पावर है। जब मोदी जी सरकार बनाए पहली बार, आपको पता है हमारा आईबी डायरेक्टर कौन था? हाँ। आसिफ इब्राहिम जी। यूपीए का अपॉइंटेड। हाँ। मुस्लिम। मोदी जी अगर मुस्लिम विरोधी होते तो पहला उनको नहीं बदलते। दूसरा, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं मंत्री बनूंगा और मैं मुस्लिम रहूंगा तभी मंत्री के रूप में मुसलमानों के लिए ठीक काम करूंगा। तो इसका मतलब तो राहुल गांधी वायनाड में अनफिट है या प्रियंका वाड्रा अनफिट है वहां पे एमपी बनने के लिए। भाई केवल मुसलमान ही मुसलमान का काम करेगा ना। जिन्ना वाली सोच अगर अपनानी है कि मुस्लिम ही रहेगा तो मुस्लिम का काम और भला होगा, तो फिर हम तो पाकिस्तान ही चले जाते हैं। हम पाकिस्तान इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमको लगा कि वहां का कोई जिन्ना हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, यहाँ का कोई अनुराग हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है और हम अनुराग का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तीसरी बात, जो ये 1950 से लेकर आज तक 2004 तक मैं बोलता हूँ, 4 से 14 तो हटा दो, उसमें भी मोदी जी एक प्रकार से राजनीतिक रूप से प्रकट होने लगे। 1950 to 2004 प्री मोदी इरा, प्री बीजेपी स्ट्रॉन्ग इरा आल्सो। यू नो द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन पार्लियामेंट? 5%। आबादी कितनी? 15%। परसेंटेज इन पार्लियामेंट 5%। तो कांग्रेस ने क्यों नहीं बना दिए? और कांग्रेस ने भी जो 5% बनाया है ना, ये जो लोगों ने बनाए, वो केवल अशरफ, केवल सैयद, पसमानदा इसमें कितने थे? पहली बार गुलाम हमारे जम्मू कश्मीर से बकरवाल समाज से हैं, मैं उनका नाम मेरा स्लिप कर रहा है, गुलाम है उनका नाम, पूरा नाम मैं स्लिप कर रहा हूँ, अभी आ जाएगा। गुलाम अली खटाना। गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया पहली बार। अभी बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए थे, उसमें हमने बहुत सारे पसमानदा को टिकट दिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी अपनी कैबिनेट में किसी मुस्लिम को कोई मिनिस्ट्री दे दें तो ये बहस ही खत्म हो जाएगी? नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम केवल माइनॉरिटी नहीं है इस देश में। मुस्लिम सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है। माइनॉरिटी हमारे देश में तो पारसी है। कोई पारसी कभी बोलता है क्या कि मेरा कोई मंत्री नहीं है, मेरी डेवलपमेंट रुक गई? कोई जैन बोलता है, कोई बुद्धिस्ट बोलता है। और सिख नहीं है क्या माइनॉरिटी? हरदीप पुरी क्या है? जॉन बार्लो कौन थे? ये किरण रिजिजू क्या है? बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर। उनको माइनॉरिटी नहीं मांगनी। जो 1-1, 2-2, 3-3% है वो माइनॉरिटी नहीं, जो 15-20% है वो माइनॉरिटी। अरे भाई हम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इस देश की, हम माइनॉरिटी है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। और मतलब आप मानते हैं सत्ता में भागीदारी मुस्लिमों को नहीं मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सत्ता में भागीदारी नहीं होती है, भागीदारी होती है देश बनाने में, और देश बनाने में मुसलमानों की उतनी ही भागीदारी है जितना कि हर एक और समुदाय की है, हिंदू की है, पारसी की है, जैन की है। ये सत्ता में मेरा आदमी या मेरा नाम वाला अगर कोई होगा तभी मुझे भागीदारी महसूस होगी, ये नहीं है। और देश में भागीदारी है कि नहीं इसका एक टेस्ट कर लेते हैं। आजकल जो नया नाटक या पैटर्न शुरू हुआ है, चलो मोदी से आपको बैर है तो मत करो मोदी को वोट, आपको बीजेपी से बैर है मत करो बीजेपी को वोट। आजकल तो कुछ लोग बोलते हैं मेरी गर्दन पे चाकू रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हाँ। आजकल कोई बोलते हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। हाँ। सत्ता में क्या आप देश में कौन से भागीदार है? एक पूर्व सांसद ने तो ये तक कह दिया था कि अगर मुसलमान जिन्ना के साथ पाकिस्तान नहीं जाते तो बॉर्डर लखनऊ से शुरू होता। बताइए, तो जो लोग देश में अपने आप को भागीदार नहीं मान रहे वो सत्ता में भागीदारी की बात क्यों करते हैं? और कांग्रेस ने कितने दे दिए मुसलमानों को टिकट? सत्ता में भागीदारी की बात है ना। लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा में महाराष्ट्र में कितने टिकट मिले मुस्लिम को? राजस्थान में लोकसभा कितने टिकट मिले? झारखंड में कितने मिले? मध्य प्रदेश में कितने मिले? दिल्ली में कितने मिले? आप पहले अपना तो ट्रैक रिकॉर्ड बताओ। जहां मुसलमान बैठे हैं, है आबादी उनकी, उनको कितने? उनके खुद के नेता नसीम खान ने बोला कि हमारी आबादी 12% है, हमको दिए नहीं टिकट। तो कांग्रेस इस पर पाठ पड़ा है, मतलब ओसामा बिन लादेन शांति और अमन पर पाठ पड़ा है। मैं उनसे ये सब पाठ नहीं सीखने वाला। उनको पता होना चाहिए कि इन्होंने पसमानदाओं के लिए कुछ नहीं किया। आज अगर पसमानदा का घर बना है, आज पसमानदा एक हैसियत पे पहुंचा है, तो केवल मोदी की वजह से पहुंचा। हाँ, वो वोट करे ना करे वो एक अलग विषय है, वो अभी भी बहकाने पे भड़क जाते हैं, वो ठीक है, पर ये हकीकत है, इससे नकारा नहीं जा सकता। अच्छा शहजाद भाई, कभी कभी ये नहीं लगता कि बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करने से परिवार में मनमुटाव हो गया? माँ 2 भाइयों को एक नहीं कर पा रही और बीजेपी से भी कुछ नहीं मिला, तो क्या भविष्य होगा आपका? नहीं, देखिए ऐसा है, पहले तो मेरी माताजी को पता है कि हमारी अलग अलग विचारधारा है, पर
और उसकी वजह से हम लोगों की थोड़ी सी फैमिली में ये इश्यूज हुए हैं, पर उनको पता है कि चलिए अगर कोई ऐसी संकट का समय आता है तो हम परिवार के साथ खड़े, एक दूसरे के साथ खड़े, वो उनको भी पता है। पर ये मिलना, कुछ मिले ना मिले का सवाल नहीं है। हम बचपन से ही जो है देश के लिए कुछ करना है, और भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से जो भी हम लोगों की चैलेंजेस थी वो चैलेंजेस दूर हो गई। तो मुझे लगता है कि कुछ मिलने के लिए राजनीति में मैं नहीं आया। अगर मिलना ही होता या उसकी लालसा में मैं राजनीति में आता तो मैं अपना शादी कर लेता, सेटल हो जाता, बच्चे हो जाते। अभी हम लोग का, आप एक पॉलिटिशियन से ज्यादा एक्टिविस्ट है, मैंने देखा है। मैं एक्टिविस्ट थी और हमेशा एक्टिविस्ट रहना भी चाहिए, और एवरी पॉलिटिशियन शुड बी एन एक्टिविस्ट। ऐसा नहीं है कि एक्टिविज्म से पॉलिटिक्स में आ गए फिर शीश महल में जाके रहना है, ऐसा करना ही नहीं है। एकदम देश के लिए और जनता के लिए जो मुद्दे उठाने हैं, जो इश्यूज को लेकर आप आए, उसको थोड़ी कभी छोड़ेंगे, वो तो हमारी बेसिक है। और कोई कुछ मिले ना मिले, देश आगे बढ़ना चाहिए ना। देश को जब तक मिल रहा है तब तक हम खुश हैं। अच्छा, आप अपने परिवार में ये नहीं समझा पाए कि बीजेपी की विचारधारा के साथ आप इंटैक्ट हैं तो सही हैं, आप देश के मुसलमानों को ये कैसे समझाएंगे शहजाद भाई, जो सरकार की योजनाओं का लाभ तो लेना चाहते हैं लेकिन इस सरकार को नहीं चाहते? देखिए, ऐसा नहीं है कि परिवार में मेरे लोग समझते नहीं हैं। मेरे कई सारे परिवार, क्या मेरी कम्युनिटी भी इतना, जैसे वो होता है ना कि ब्लाइंडली एंटी बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ना हमारे पहले से ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, हमारे यहाँ पे लोग जज करते हैं कि काम किसने किया, किसने डेवलपमेंट किया है, कौन हमारे लिए बेहतर कर सकता है देश को और समाज को और सोसाइटी को बनाने के लिए, उसके आधार पर ये लोग तय करते हैं। हाँ, कभी उनको लगता होगा कि भाई पुराने टाइम से कांग्रेस के साथ चलते आ रहे तो कांग्रेस के साथ चलो, पर बहुत सारी चेंजेस देखकर उनका भी मन बदलता है। जैसे डिजिटल क्रांति, मेरी मदर जो है टेक्नोलॉजी और डिजिटल पे बहुत वीक थी, वो कभी फोन वोन भी इस्तेमाल नहीं करती थी, पर आज उनको पता है कि भाई फोन पे ना केवल वो अपनी सिस्टर्स के साथ जो है मतलब ऑनलाइन वो वीडियो कॉल कर लेती हैं, पर पेमेंट ऑनलाइन हो जाती है। अब घर बैठे कुछ भी मंगवा लो, कुछ भी आ जाता है घर पे सामान। और वो जो चेंजेस उनको खुद महसूस हो रहा है 10 साल में, क्योंकि उससे पहले जो इंटरनेट था इतना एक्सपेंसिव, अगर वो तो खुद ही बिल भरती थी ना मेरा, तो उस समय तो हम लोग जब स्टूडेंट थे तो उनको याद है कि भाई 1 GB 300 रुपया 400 रुपया, तो मना करती थी कि इंटरनेट इतना महंगा है मत यूज करो। और आज जो है स्मार्टफोन हाथ में आ गया, 2 स्मार्टफोन, इंटरनेट के दाम इतने कम, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने खुद देखा है। कोविड की वैक्सीन फोन पे आ गई, अभी सारी चीजें, स्कीम्स जो ऑनलाइन, हमको मम्मी इनलाइन कराती थी, अब ऑनलाइन खुद बिल भरती है। अच्छा। हाँ, तो हम इनलाइन से ऑनलाइन आ गए, तो मम्मी का भी मन बदलते रहता है। मम्मी जो है, पर क्या है कि अब मम्मी है, वो बड़े भाई के लिए अलग प्रेम होता है। हाँ, तो वो अलग प्रेम के, आप छोटे भाई हो क्या? मैं इकलौता हूँ। अच्छा, आप इकलौता हूँ, मेरी एक छोटी बहन है और मैं बड़ा हूँ। अच्छा, तो ऐसा है कि उस तरीके से, पर बाकी ऐसा नहीं है कि मेरी कम्युनिटी भी ब्लाइंडली ऐसे एंटी बीजेपी या ऐसा कुछ नहीं, हमको लेफ्ट लेना है जी। तो ये है। तो अच्छा, इस देश में मोदी सरकार का नुकसान, बिल्कुल आप ही के लिए, थैंक यू। मोदी सरकार के लिए बिखरा हुआ हिंदू ज्यादा नुकसानदायक है या एकजुट मुसलमान ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है? दोनों, कोई खतरा नहीं है हमारे लिए, ना बिखरा हुआ हिंदू ना एकजुट मुसलमान। हमारे लिए खतरा ये है जब भारत के मन में और भारत के लोगों में बंटवारे के बीच हो। इसीलिए हमारा जो एक है सेफ है नारा, अगर आप उस दिशा से देखेंगे, हिंदुओं को जब हम बोलते तो हिंदू मतलब सुप्रीम कोर्ट की दी हुई परिभाषा कि भाई हिंदू मतलब वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक पंथ से हम लोग ये अपील कर रहे हैं, ठीक है, हम तो पूरे देश को अपील कर रहे हैं। भाई हम लोग जब, आप पता नहीं आपने सीखा होगा बचपन में, मॉरल साइंस की हमारी क्लास होती थी, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इतना पुराना नहीं हूं मैं। हाँ, तो हमारे क्लास में लगाते थे, हम लोग सीखते थे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड फॉल। मैंने तो कभी मॉरल साइंस टीचर से नहीं पूछा कि मैम इज दिस ओनली फॉर हिंदू, उसने तो सबको सिखाया। तो ये नारा देने के, अब देखो आतंकवादी घटना क्यों होती है, जब हमारे देश के कुछ गद्दार आतंकियों के साथ साठगांठ करते तब आतंकी हमला होता है ना। तो अगर हम बोले कि आतंकियों के खिलाफ यूनाइटेड वी स्टैंड, बटो मत, वरना हम कटेंगे, वरना हम मरेंगे, तो ये इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है, बम फटेगा तो मुस्लिम भी मारा जाएगा, हिंदू भी मारा जाएगा। तो हमारे लिए और मुस्लिम को एक होकर
हाँ देखिए, ये गलत बात है कि उनको एक पट्टी पढ़ाकर या उनको भड़काकर या बहकाकर या वोट जिहाद का धार्मिक नारा देकर, जो चुनाव के रूल्स और रेगुलेशन के खिलाफ है, वो करके, या उनको मुस्लिम आरक्षण का ये लॉलीपॉप देकर, जो हो नहीं सकता अम्बेडकर जी के संविधान में, वो देकर उनको एक किया जा रहा है, ये गलत है। पर मुस्लिम कहीं वोट देता है या हिंदू, जो चलिए हिंदू को भी जिस प्रकार से वोट देना है वो दे, पर देश नहीं बंटना चाहिए, और ये देश के लिए नारा है। और हम इसका देख रहे परिणाम बांग्लादेश में जो हुआ, या आप देखिए कि अलग अलग जगहों में जो हुआ है। एक चीज पर मैं यकीन मानता हूँ, और ये चाहे चीज किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, कि हमारे देश के इर्द गिर्द से एक लर्निंग ये है कि जब तक हिंदू मेजोरिटी में है तब तक ये देश सेकुलर है, तब तक ये देश डेमोक्रेटिक है। अफगानिस्तान सेकुलर भी नहीं है। मुसलमान अगर मेजोरिटी में आ जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? नहीं, मुसलमान मेजोरिटी में जहाँ है भारत के आसपास, आप मुझे बता दो कि कौन सा राष्ट्र है जहाँ पे डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म है। अच्छा, अब एक आप उदाहरण दे दो। अच्छा, अफगानिस्तान में नहीं, अगर मैं अपने देश की बात करूं तो मुस्लिम्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर से आए हुए रोहिंग्या बहुत बड़ी समस्या है। डेमोग्राफी चेंज हो रही है ना, घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10-11 साल से मोदी जी की सरकार है। आप इस मामले में किसको दोष देंगे? सरकार आपकी है, ये घुसपैठिए देश में आ कैसे गए? देश बाहर से भी असुरक्षित है, पाकिस्तान है, चीन है, और अब बांग्लादेश से भी थ्रेट है। उधर आप म्यांमार ले लें, बाहर से भी दुश्मन, अंदर भी दुश्मन। मोदी जी के रहते ये हो कैसे गया? नहीं, ये 10 साल के अंदर थोड़ी ये सारे घुसपैठियां हैं। ये घुसपैठिए तो बहुत पहले से आके बैठे हुए हैं। हाँ, तो 10 साल में बाहर निकाले क्यों नहीं? मैं आपको वो भी बताता हूँ। 10 साल में तो उल्टा, अभी जो बांग्लादेश भारत का जो बॉर्डर है, फॉर इंस्टेंस, जो बहुत कम उसमें कुछ काम हुआ था, वो 80% फेंसिंग हो गई है। वहां पर आधुनिक तरीके से अभी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई घुसपैठिया घुस के ना है। जहां जहां हमारी बॉर्डर में राज्य सरकारें आती है, वहां पे कठोर एक्शन लेकर चिन्हित करके उनको एक तो रोका जाता है, और चिन्हित करके जो उस पर कार्रवाई की जाती है। बंगाल जैसे प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, तो वहां पे BSF के साथ ममता दीदी क्या बर्ताव करती है, चेक पोस्ट नहीं बनाने देती, वो जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहते हो, जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ाने देती। तो बॉर्डर स्टेट में जहां हमारी सरकार है वहां पे तो हम कर रहे हैं, पर कई जगहों पे हमारी सरकार नहीं है। दूसरी बात, चिन्हित करके भेजने के बाद, दो आपको स्पेसिफिक उदाहरण देता हूँ। ये NRC मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे। और दूसरी बात, जब रोहिंग्याओं को हमने बोला कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, हमने उनको डिपोर्ट करने के लिए कदम भी उठाए। ये प्रशांत भूषण, जमियत उलेमा हिंद, ये सब जमात पहुंच जाती है उनके खिलाफ पिटीशन लगाने, और पिटीशन लगा के सुप्रीम कोर्ट में रुकवाया कि नहीं, रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं करना है। रोहिंग्या तुम्हारे क्या लग रहे हैं? नहीं, मेरे भारत के गरीब सलमान को सिलेंडर ना मिले। ये गुलाम मीर बोल रहा है झारखंड में कि वो रोहिंग्याओं को देगा सिलेंडर। तो बाप का सिलेंडर है क्या? तो मतलब ये देखिए कि एक पार्टी ओपनली झारखंड में बोल रही है कि हम घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, और जब हम उनको बाहर भेजने के लिए या उनको भगाने के लिए कर रहे हैं कार्रवाई, तो जमाते इस्लामी और पता नहीं कौन कौन सी तंजीमें जाके पिटीशन लगाती है। और मेरी समस्या ये है कि आजकल तो ये उद्धव ठाकरे उनके गीत गाने लगे हैं। उद्धव ठाकरे जी, पता नहीं उनको स्वर्ग में जब वो जाएंगे तो बाला साहब ठाकरे जी तो स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर एक स्वर्ग में जाए, चाहे उनके जो भी कुकर्म रहे हो। पर मैं क्यों किसी के लिए नर्क में जाने, पर वो जा पाएंगे वहां पे। बाला साहब ठाकरे तो स्वर्ग में ही मिलेंगे ना, नर्क में थोड़ी मिलेंगे। नर्क में तो उनके अभी के जो एलाइज है वो शायद मिलेंगे। उनके स्वर्ग में जाने पर तो बाला साहब ठाकरे जी उनसे पूछेंगे नहीं क्या कि मैं तो ये घुसपैठियों को पकड़ पकड़ के बाहर भेजना चाहता था, तुमने उनके साथ गठबंधन करे जो सिलेंडर बांट रहे थे। तो मुझे बड़ी चिंता होती है उद्धव जी की कि भाई उद्धव जी, मैं उसके लिए बोला UBT का मतलब जो है ना, उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं, उद्धव भाईजान तंजीम। उद्धव भाईजान तंजीम हो गई है, सोनिया सेना है, सोनिया सेना, बाला साहब की सेना बनी सोनिया सेना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने इस पे भी ये लिखा हुआ है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या बीजेपी ने ये प्लान कर लिया है कि बटोगे तो कटोगे ड्रॉप कर रहे हैं हम? क्योंकि अजीत पवार साहब ने भी इसका विरोध किया कि भाई महाराष्ट्र में बटोगे तो कटोगे नहीं चलेगा, तो बटोगे तो कटोगे को अब आप इंडोर्स नहीं कर रहे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अब नई लाइन है। देखिए ऐसा है, जबकि दोनों ही एक ही शख्स ने कही है, दोनों ही योगी जी की द्वारा कही है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि एक है पूरा जी ग्रुप में है जी न्यूज, जी म्यूजिक, जी अलग अलग डिवीजन है, सब ग्रुप एक ही है। वैसे हमारा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, उस सेट सबसेट से बहुत सारे नारे निकलते। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे, आपको जो पसंद है। अब आप बोलोगे कि मैं जी न्यूज में काम कर रहा हूँ, मतलब आप क्या जी बांग्ला के खिलाफ है क्या? ऐसा नहीं होता जी। ये देखो, हम सारे, जैसे आप सारे जी ग्रुप के प्रतिनिधि हैं, ये नारा
इज अ पार्ट ऑफ अ सबसेट। सबसेट क्या है? सब एक साथ रहे, एक रहेंगे, साथ में रहेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। तो उस सबसेट से सारे नारे निकल रहे हैं। आजकल ये कम सुनने में आता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नहीं, क्योंकि हो रहा है। बोलना तब पड़ता है जब नहीं हो रहा है। हमने कर दिया है। अरे भाई, एक उदाहरण बताओ 80 करोड़ के राशन में कि मोहम्मद को राशन नहीं मिला क्योंकि वो मोहम्मद है। जस्ट वन एग्जाम्पल। नहीं मिलेगा आपको, देश में, पूरे देश में नहीं मिलेगा। तो मतलब जब हो रहा है तो उसको थोड़ी दोहराएंगे। हाँ, जो अब करने जा रहे हैं, हाँ, कि बांटो हिंदू को। अच्छा, ये हिंदू बांटते हैं जातियों में, इनकी खुद की जाति क्या? अब ये आपका बीजेपी ऑफिस आ गया, अंदर ले लो ना। हाँ, लो। हाँ। उनको सिर्फ मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। हाँ। ये खोल सकता हूँ? नहीं। हाँ, खोल लीजिए। ये लगाऊंगा, इसको लगा रहने दीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल, हाँ, आज की तारीख में एक सेकंड खुल राहुल गांधी जैसे हिंदुओं को बांट रहे हैं जातियों पर, और उनकी दादी माँ, उनके नेहरू जी के जो व्यूज थे इस पे, राइट से लेंगे जी, वो व्यूज जो थे और आज वो उनके व्यूज जो है, और उनको खुद को अपनी जाति नहीं पता। और एक बार अनुराग जी ने जनरली पूछा कि जाति तो बताओ, पूरे देश को जाति पूछ रहे, तो पूरे कांग्रेस वाले भड़क गए उस पे। तो मुझे लगता है कि जब हिंदुओं को बांटने की इतनी बड़ी साजिश की जा रही है, तो उसके सामने तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, ये नारा ज्यादा उपयुक्त है। अच्छा। इसलिए वो नारा लगते हैं। तो वो नहीं लिखा हुआ आपने? वही तो मैं पूछ रहा था। अब मैं आगे इसमें मेरे पास बटेंगे तो कटेंगे की भी टी शर्ट है, कल वो पहना था। हाँ। और बटेंगे कटेंगे का वो मग भी है। हाँ। तो मैंने वो मग लाया नहीं। अब गाड़ी में कॉफी मिलती तो मैं मग ले आता। तहसीन भाई को गिफ्ट किया वो मग आपने? तहसीन भाई को तो अभी तक वो अवसर नहीं मिला, पर मैंने इनको जरूर गिफ्ट किया था। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आए थे। हाँ। तो इनको मैंने बटेंगे तो कटेंगे का कॉफी मग योगी वाला गिफ्ट किया। वैसे उनको 9 विधानसभाओं में भी गिफ्ट मिलने ही वाला है बायपोल में। हाँ। अच्छा, आपको पक्का विश्वास है? नहीं, हम लोग जो है हरियाणा में जलेबी खाने का अवसर तो हमें ही मिला। तो हरियाणा जाकी है। हाँ। बाकी सब बाकी है। और महाराष्ट्र में क्या होगा? देखिए, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से लोकसभा में हम लोग कुछ वोटों से पीछे रह गए थे। पर महाराष्ट्र में जिस प्रकार से केवल 2.5 वर्ष मिलने पर भी हमने जो 2.5 वर्ष मिले नहीं आपको, आपने छीने। नहीं, छीना तो उन लोगों ने। उद्धव भाई से जाके पूछिए, उद्धव ठाकरे से। नहीं, उद्धव भाईजान, देखिए, अब मेमोरी की बात राहुल गांधी ने अभी कल ही की। हाँ। जो बाइडेन को ही अपमानित कर दिया इस चक्कर में। हाँ। कि जो बाइडेन की मेमोरी लॉस हुई है। देखिए, सरकार एनडीए की बनी थी 2019 में, अनुराग भाई जी, मोदी जी का बड़ा पोस्टर लगा के शिवसेना ने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे। हाँ। और फडणवीस जी का बड़ा पोस्टर लगा के सरकार बनी हमारी, हमसे छीन ली गई। फिर जो ओरिजिनल शिवसेना नंबर, संख्या, सिंबल, सिद्धांत के साथ बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना जनता के मैंडेट का स्वीकार करते हुए हमारे साथ आई। तो हमारी सरकार छीनी गई। 2.5 वर्ष के बाद वो शिवसेना की आंख खुली और वो हमारे साथ आ गई। कितनी सीट प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हमारी संख्या मेजॉरिटी बनेगी। मेजॉरिटी पे सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केवल महाराष्ट्र के लिए शुभकामनाएं नहीं है, बल्कि मेरी शुभकामनाएं हैं आपको शहजाद भाई, आपके पारिवारिक जीवन के लिए भी, आपके राजनीतिक जीवन के लिए भी। आपने जो सोचा है आप उसे पूरा करें। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। बहुत आपकी मस्त मसल बॉडी है, तो ये देश के काम आए। में आसानी होती है मसल की वजह से। है ना, पार्टी के काम भी आए और आपके अपने जीवन में भी ये सेहत, आप ऐसे ही सेहतमंद रहे हमेशा। धन्यवाद आपका। ये शुभकामना के साथ आपने कारनामा में समय दिया, इसके लिए ये अच्छा कारनामा था। हाँ। इस कारनामा को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित और प्रचारित करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप कारनामा जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपील करने के लिए भी। तो आज आपने देखा कि शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ थे, और आपने शहजाद के जीवन के कई ऐसे अंग और रंग जाने जिनसे आप अब तक अनभिज्ञ थे, अनजान थे। अगले कारनामा में ऐसे ही एक मेहमान के आप रंग ढंग और तमाम जीवन के पहलू जान पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जैसा कि शहजाद भाई ने कहा कि आपको कारनामा के इस सफ़र का हम सफ़र बनना होगा। बेल आइकन प्रेस कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप और क्या बदलाव चाहते हैं, किस तरीके के गेस्ट्स आप चाहते हैं कि मैं कारनामे में लेकर आऊँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इच्छा की पूर्ति कर पाऊँ। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बस इसी अपील के साथ अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार।